हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12th अकाउंटेंसी में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के बीच चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें न सिर्फ आपको ये चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बल्कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना शुरू होंगे और आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और का हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे पार्टनरशिप कहते किसको है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर के किसी एक ऐसे वैध व्यापार को, लीगल व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं तथा उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए, एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं और उनके बीच एक ऐसा ठहराव होता है कि वो आपस में व्यापार में होने वाले लाभ हानि को आपस में न सिर्फ बांटे, बल्कि उस व्यापार को सभी के द्वारा मिलकर या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार चलाया जाए, उसे हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर आइए हम लोग जानते हैं कि साझेदारी फर्म की क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। तो जैसा कि परिभाषा में मैंने बताया था कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा रिलेशन है जिनके बीच एक ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी वैध व्यापार को करने को सहमत होते हैं। तो इसके आधार पर पहला टू और मोर पर्सन, इसमें पहला परिभाषा विशेषता हो गया कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी कि साझेदारी व्यापार में कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से हमारा तात्पर्य है अनुबंध। साझेदारी व्यापार में अनुबंध का होना कंपलसरी है, अति आवश्यक है। अगर साझेदारी व्यापार में एक अनुबंध नहीं है तो वह साझेदारी व्यापार नहीं हो सकता है। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि साझेदारी अनुबंध लिखित में ही हो, या लिखित या मौखिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर तीसरा है लॉफुल और लीगल बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में कहा था कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध, रिलेशनशिप है, एक ऐसा ठहराव है जो किसी वैध व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं। तो वैध व्यापार से हमारा तात्पर्य लॉफुल और लीगल बिजनेस से है, यानी कि साझेदारी फर्म अगर लीगल नहीं है तो उसे हम साझेदारी व्यापार नहीं कहेंगे। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग। साझेदार आपस में एक निश्चित अनुपात में लाभ हानि को बांटने के लिए निश्चय करते हैं। अगर साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा नहीं हो रहा है तो उसे साझेदारी व्यापार नहीं कहेंगे। उसके बाद है एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल का मतलब कि मैंने परिभाषा में आपको कहा कि साझेदारी व्यापार को सभी साझेदारों के द्वारा मिलकर या उन सभी के बदले में किसी एक साझेदार के द्वारा भी व्यापार को चलाया जाता है। इस प्रकार अगर कोई एक व्यापार साझेदार को चलाता है तो अन्य साझेदार उनके किए गए कार्यों के प्रति बाध्य होंगे। उसी प्रकार अन्य साझेदार दूसरे साझेदार के प्रति भी बाध्य होंगे, यानी कि हर एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हुआ साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड से हमारा तात्पर्य है कि अगर कोई साझेदार व्यापार में 1 लाख रुपया पूंजी लगाया है तो उसका दायित्व सिर्फ 1 लाख रुपया तक ही नहीं होगा। फर्म के दायित्वों के अधिक होने पर उसके निजी संपत्तियों से भी उन दायित्वों को चुकता किया जा सकता है। उसके बाद है एक्ट, यानी कि अधिनियम। साझेदारी व्यापार साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत चलाया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक साझेदारी व्यापार की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं राइट ऑफ पार्टनर। जैसा कि आप देख रहे हो, राइट का मतलब होता है अधिकार। किसी एक साझेदार का फर्म में कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट और लोन एट लीस्ट 6% पर एनम, not to allow admission of partner, retire from firm after giving proper notice। अब मैं से हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ। नंबर 1 है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। राइट ऑफ पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी कि हर एक साझेदार को साझेदारी फर्म के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है। दूसरा, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म के खाता बही को देखने का अधिकार, उसको निरीक्षण करने का अधिकार। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हर एक साझेदार को फर्म में होने वाले लाभ या हानि को एक निश्चित अनुपात में शेयर करने का अधिकार होता है। रिसीव इंटरेस्ट लोन एट 6% पर एनम, यदि कोई साझेदार फर्म को अगर लोन दिया है तो उस लोन पर फर्म से उसे
कम से कम 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं आपको आगे के चैप्टर में भी बताऊंगा और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ये साझेदारों को अधिकार होता है कि साझेदारी फर्म में किसी नए व्यक्ति का अगर हम प्रवेश देना चाहते हैं तो इसके लिए सभी साझेदारों की सहमति होना आवश्यक है। यदि किसी एक साझेदार की सहमति नहीं होगी तो वह साझेदार फर्म में साझेदार नहीं बन सकता है, वह व्यक्ति फर्म में साझेदार नहीं बन सकता है। उसके बाद है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। कोई साझेदार अगर फर्म में साझेदारी फर्म में है तो उसे इस बात का भी अधिकार है कि वह प्रॉपर नोटिस देकर फर्म से कभी भी रिटायर हो सकता है, यानी कि फर्म छोड़कर जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि राइट ऑफ पार्टनर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं बता दूं फिर से कि प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार, अकाउंट्स को देखने का अधिकार, लाभ हानि को बांटने का अधिकार, दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार और किसी नए साझेदार के प्रवेश देने की अनुमति देने का अधिकार और फर्म छोड़कर जाने का अधिकार। ये सब कुछ मुख्य अधिकार हैं जो साझेदारों को प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने आपको साझेदारी की मुख्य विशेषताएं में एग्रीमेंट के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था, याद करो। मैंने बताया था कि साझेदारी फर्म में अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, अति आवश्यक है। कोई भी साझेदारी फर्म बिना अनुबंध का नहीं चलता है। अब मैंने ये भी बताया था कि साझेदारी अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन अगर साझेदारी अनुबंध लिखित होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूं मैं, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन दैट regarding the partnership firm terms and conditions are mentioned, यानी कि it is an written document in which terms and conditions of the partnership firms are mentioned। ठीक है, अब आप ऐसा समझ लो कि एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए। उस लिखित एग्रीमेंट को हम लोग साझेदारी अनुबंध कहेंगे, अंग्रेजी में इसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लिखित अनुबंध है जिसमें साझेदारी फर्म को चलाए जाने से संबंधित सभी दिशा निर्देश उसमें लिखे होते हैं। जैसे साझेदारी फर्म का क्या नाम होगा, साझेदारी फर्म में जो साझेदार होंगे वो कितना पूंजी लेकर आएगा, उनके लाए गए पूंजी पर अगर ब्याज दिया जाएगा तो कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, साझेदारों के द्वारा निकाले गए धन पर यानी कि आहरण पर कितना प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, अगर कोई साझेदार फर्म में लोन लेकर आता है तो उस पर उसको कितना % ब्याज दिया जाएगा, अगर कोई साझेदार फर्म के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है, अधिक अपनी सेवा देता है, जो एक एम्प्लॉय के जगह पर वो काम कर रहा है, तो अन्य साझेदारों की सहमति से वो से एक निश्चित अमाउंट में सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस मिलने का भी अधिकार होगा। तो इन सभी बातों को उसे अनुबंध में दर्शाना होगा। अगर ये बातें लिखित अनुबंध में नहीं लिखी गई हो तो फिर वैसी दशा में, मैं फिर बोल रहा हूँ, साझेदारी अनुबंध अगर लिखित होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं और साझेदारी फर्म पार्टनरशिप डीड में लिखित बातों के अनुसार ही चलता है। लेकिन अगर साझेदारी अनुबंध पार्टनरशिप डीड लिखित रूप में नहीं होगा तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। तो इसका मतलब है आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर साझेदारी अनुबंध लिखित में है तो उसमें लिखे गए बातों के आधार पर फर्म को चलाया जाएगा, और अगर लिखित में नहीं है, मौखिक में है, तो ये 5 नियम फिर लागू होंगे। तो इसके बारे में आपको समझना, 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। ये 5 प्रावधान कब लागू होंगे? तो जब साझेदारी अनुबंध लिखित में नहीं होंगे या लिखित में होंगे लेकिन ये 5 प्रोविजंस के बारे में स्पष्ट निर्देश पार्टनरशिप डीड में लिखित रूप में नहीं होगा। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा है प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर फॉलोइंग क्लॉजेस। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है यानी कि समझौता लिखित में नहीं है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या साइलेंट है, यानी कि साइलेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड लिखित में है लेकिन कुछ प्रावधानों के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है,
तो वैसी स्थिति में कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, और ये आप सभी को इस चैप्टर का मूल आत्मा है जिसको आप सभी को याद रखना पड़ेगा। तो आप देखो, प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, शुड बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, यानी कि अनुबंध के लिखित में नहीं होने की दशा में साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए और बी दो साझेदार हैं, उन्होंने लाभ को 3:2 में बांटने का निर्णय किया था, लेकिन इसका उन्होंने लिखित में कोई समझौता नहीं किया था। तो ऐसी दशा में ए और बी अगर 3:2 में नहीं बांटते हैं तो कोई भी साझेदार उसे 3:2 में बांटने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, और मामला अगर डिस्प्यूट्स के तौर पे कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर करने को कह सकता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड 6% पर एनम। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर समझौता लिखित में होगा और साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज देना है वो अगर लिखित में मेंशन होगा कि 10% देना है, 12% देना, 8% देना है, तो उतना ही परसेंट से दिया जाएगा। लेकिन अगर समझौता लिखित में नहीं है कि इंटरेस्ट लोन कितना परसेंट दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि पार्टनर्स के लोन पर 6% पर एनम की दर से ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में भी आपको अच्छे से समझना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लोन किसने किसको दिया है, यानी कि 6% ब्याज का जो सीमा है ये पार्टनर के द्वारा दिए गए ऋण पर है। यानी पार्टनर अगर फर्म को ऋण दिया है तो फर्म जो है उस पर ब्याज देगा 6% की दर से। लेकिन यदि अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया है और फिर तब पार्टनर कितना परसेंट ब्याज देगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखित रूप में होगा, तभी फर्म पार्टनर से उतना परसेंट ब्याज लेगा। लेकिन अगर लिखित रूप में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी कि आप अच्छे से समझ लो कि पार्टनर्स अगर फर्म को लोन देगा तभी फर्म उस पर ब्याज देगा 6% की दर से, अन्यथा नहीं। उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो रेमुनरेशन। ये नो वर्ड को आप अच्छे से समझ लोगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई साझेदार आहरण की रकम निकालता है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और नो रेमुनरेशन, यानी कि कोई साझेदार अगर फर्म के लिए अपनी अधिक सेवा दिया और उसके बदले में फर्म से वो सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, जिसे हम रेमुनरेशन यानी कि पारिश्रमिक का नाम देते हैं, तो वह पारिश्रमिक तभी मिलेगा जब समझौता लिखित होगा और उसमें पारिश्रमिक मिलने की बातें लिखी गई होगी। अगर समझौता लिखित में नहीं है या उसमें पारिश्रमिक मिलने की बात नहीं लिखी गई है तो किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। अब इसको शॉर्ट में आप याद रखना कि पार्टनरशिप डीड के लिखित में नहीं होने पर या लिखित में है लेकिन प्रोविजन जो मैंने बताया है उसके बारे में अगर डीड साइलेंट में है, मतलब उसमें स्पष्ट निर्देश नहीं है, तो 5 बातें लागू होंगी। प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज, और नो रेमुनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी पार्टनर। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर किसी भी तरह का आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उस अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। अन्यथा मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा जिसमें आप अपने सवालों को, अपने कंफ्यूजन को लिखोगे और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। अब मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में मुख्य अंतर क्या है। 11th में आप सभी ने जर्नल एंट्री पढ़ा होगा, उसके बाद आपने लेजर बनाना सीखा होगा, लेजर के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा और उसके बाद आपने
बैलेंस शीट बनाया होगा। एम आई राइट? ठीक है, लेकिन 12th में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में चूंकि 2 या 2 से अधिक साझेदार होते हैं तो उनमें लाभों का विभाजन को, यानी कि लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना अति आवश्यक होता है। दूसरा चीज कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब कि व्यवसाय में लाभ हो या हानि हो वो खर्चे होने ही होने हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको लाभ होने पर ही दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में हम लोग 2 अकाउंट और बनाएंगे जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इस प्रकार अब आप सोच रहोगे कि क्या हमें जर्नल एंट्री से लेकर बैलेंस शीट बनाना है? तो नहीं, 12th के अकाउंटिंग में, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें 11th में ऑलरेडी सीखा ही है। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं, तो ये लाभ हानि नियोजन खाता किसके बाद बनाना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाना है। यानी कि इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? तो पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, पार्टनरशिप के मुख्य विशेषताएं कौन कौन से हैं, उन विशेषताओं में आपने एक एग्रीमेंट के बारे में जाना। एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया कि अगर लिखित होगा तो उसे क्या कहेंगे, मौखिक होगा तो उसे क्या कहेंगे, लिखित होगा तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे, पार्टनरशिप डीड अगर लिखित में नहीं है तो कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, उन प्रावधानों के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने पार्टनर्स के अधिकारों के बारे में जाना, और आगे हम वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं उसको मैंने बताया कि इस चैप्टर में पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 टॉपिक नया आएगा जिसको सीखना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो आई होप ये समझ में आया हो। तो अगर आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जहां नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, या व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा आपके डिमांड पर, तो उस पर आप मैसेज करोगे, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आई होप आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही मनोकामना के साथ आज का वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।